मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी आता एमआयएम आक्रमक झालाय. एमआयएमच्या वतीनं 11 डिसेंबर रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. सोलापुरात असदुद्दीन ओवेसी यांच्या उपस्थितीत एमआयएम पक्षाचा मेळावा पार पडला. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे आणि त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणा अशी मागणी खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली. याच मेळाव्यानंतर एबीपी माझाला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत असदुद्दीन ओवेसी यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली मतं मांडली आणि त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचा प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णीने. आप जो कर रहे हैं वो चुनाव को मद्देनजर देखते हैं? नहीं, देखिए चुनाव आप भी कुछ नहीं किए, दो ढाई साल कैसा नहीं किया। आप क्या करें सरकार में रहकर? सरकार में तो आप थे 2 साल में, आपको करना ही चाहिए था। जब आप सरकार में नहीं थे तो आप बड़ा बड़ा चीख मारते थे असेंबली में। जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम नेता बोलते थे दो दो। अब आप सरकार में तो क्या कर रहे हैं? आप तो भूल ही गए। मैं तो लोकसभा में भी जब ये रिजर्वेशन का बिल पिछले पार्लियामेंट सेशन में आया, हम उसमें भी बोले, इसका जिक्र किया। हम तो बार बार कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे हैं कि दीजिए रिजर्वेशन। फिर आप क्यों नहीं कर? 2-2.5 साल में आपकी तरफ से भी अरे क्या हमारे पार्लियामेंट में हम बोले, हमारे कई सभाएं उसमें हम जिक्र करें, हमारे एमएलएज जो 2 एमएलए हैं असेंबली में उठाए उसको विधानसभा में कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्लियरली बताया गया है। ये 2 साल सरकार नहीं करी है तो भूल ही गए, ये लोग भूल गए। और शिवसेना के बारे में आपकी क्या राय है? कम्युनल पार्टी है। शरद पवार साहब और बाकी के जो लोग कहते हैं कि अब शिवसेना बदल गई। नहीं, कैसे बदल गई? तो राहुल गांधी को बोलिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म की जो ज्ञान दे रहे थे, बताइए राहुल गांधी क्या बोलेंगे शिवसेना के बारे में? बोलिए, कैसा बदल गई शिवसेना? हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाते हैं ना सर। पिछले 2 साल में देखिए उनका एडिटोरियल आप देखेंगे, वो उनकी जो लाइन है वो ऐसा लगता है कि वो अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ में पूरे घुल मिल गए हैं। नहीं, देखिए आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या कोई चीफ मिनिस्टर विधानसभा में खड़े होकर कह सकता है कि हमारी पार्टी के सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा? बदल गई है पार्टी वो? कहा ना उन्होंने अभी उनकी हिंदुत्व की व्याख्या भी थोड़ी अलग है, वो नेशनलिज्म से जुड़ी हुई है। तो बाबरी मस्जिद तोड़ना उनकी वो है आइडियोलॉजी। तो आप क्या चाहते हैं शिवसेना की तरफ से? आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूँगा? मैं इनको कम्युनल मानता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो सेकुलरिज्म का निकाब ओढ़कर जो मुसलमानों को और महाराष्ट्र की सेकुलर जनता को धोखा दिए, वो इनको एक्सपोज हो चुके हैं आज। वो आप विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता से आपने जाकर कहा था कि हमको वोट दीजिए ताकि भाजपा को और शिवसेना को हम रोकेंगे। ओवैसी को वोट मत दीजिए, वोट काट रहा है, क्या क्या नाम बोले। आज आप उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि बदल गई है, फुला हो चुका है। भाई आपके मिनिस्टर्स की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे बहैसियत मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है? ठीक है, हा जो मुद्दा आहे ना, हा खूप डिबेटेबल आहे महाराष्ट्रामध्ये. हर लोग ये सोचते हैं महाराष्ट्र में कि शायद शिवसेना जो है वो अपना मूल रूप जो है वो बदल चुकी है और ये इनकी पॉलिटिकल जो अब का जो स्टैंड है वो अलग स्टैंड है. अभी जो सेक्युलरिज्म की आपने बात कही वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और इंडियन कल्चर का वो इतिहास भी है. आप तो उसको बहुत अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखिए, भारत का जो संविधान में सेक्युलरिज्म जो लिखा गया है और पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं. एक मिनट सुन लीजिए. जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है वो माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुस्लिम्स और दलित्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया. जो संविधान में सेक्युलरिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, वो जो सेक्युलरिज्म है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करता है. उस सेक्युलरिज्म को हम मानते हैं और मानना पड़ेगा. जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है ये धोखे के लिए इस्तेमाल होता है. ये पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म में जो संविधान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये आरएसएस और बीजेपी भी इसी लाइन पे बोलते हैं. आरएसएस और बीजेपी तो सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं है. वो इक्वालिटी को नहीं मानते. वो तो सुप्रीमेसी ऑफ वन आइडियोलॉजी के कायल हैं. और वो कहाँ से आया वो आपको पढ़ना पड़ेगा. गोलवालकर की किताब वी और नेशन और डिफाइन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. सावरकर का हिंदुत्व, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं. ऑर्गेनाइजर में इनके आर्टिकल्स हैं. वो तो सेक्युलरिज्म छोड़िए, वो तो एक आइडियोलॉजी के डोमिनेशन की बात करते हैं. वो एक रिलीजन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं. मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ. और आईसिस और हिंदू का जो कंपैरिजन हो रहा है उसके बारे में वो जो लिखे उनसे पूछ लीजिए. वो तो ज्ञान बांट रहे हैं ना आजकल वो लोग, उनके लीडर भी और उनके लिखने वाले, उनसे पूछ लीजिए.
सर मैं बहुत दिन से आपको एक सवाल मैं मौका देख रहा, सुंदरलाल कमीशन के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने पढ़ा है पूरा सुंदरलाल कमीशन, चलिए हम आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आज आप मिल लिए हमसे, पूछ लिए। क्या राय रखते हैं सुंदरलाल कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो एक मोहम्मद यूनुस एमपी होते थे, उन्होंने सुंदरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ। सुन तो लीजिए। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, यूनुस साहब एक एमपी थे, उन्होंने लोकसभा में इस मसले को उठाया, तो इंदिरा गांधी ने रिकॉर्ड पर आकर कहा कि इस रिपोर्ट को हम नहीं ला सकते, बड़ा सेंसिटिव रिपोर्ट है। एग्री। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये रिपोर्ट आज भी, जैसा आप बोले, नेहरू लाइब्रेरी में मौजूद है, तो वो एक हिस्सा है वो हिस्ट्री का। तो उसमें क्या आपने कोई उसमें कोई बात आप बताना चाहते हो? मुझे पता है कि वो अभी तो नहीं देखिए, अब आप जो है ना, अब आप एक नया करना चाह रहे हैं, आपकी कुछ भी नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। 6 PM 9 PM के लिए आप रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, आप पढ़े, अभी एक्सेप्ट किया, पढ़े, आपको ठीक लगी रिपोर्ट हो? नहीं, उसके बारे में मेरी अलग राय है। हाँ, ठीक आप लिबरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? मराठवाड़ा लिबरेशन, इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। अरे भाई, भारत हिस्सा है सब, हमको क्या करना है उससे? भारत का अटूट हिस्सा है सब चीज़ें ये, हम तो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। मगर सुंदरलाल की रिपोर्ट एक फैक्ट रिपोर्ट है जिसके फाइंडिंग्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जिस जमाने में पंडित सुंदरलाल और काजी अब्दुल गफ्फार जब उस एरिया में आए, उस एरिया में तो बाहर का आदमी को आ ही नहीं सकता था ना, और इंदिरा गांधी का एज ए प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड पे मौजूद है वो चीज़ें। मुस्लिम आरक्षण की बातें, कोई स्टैटिस्टिक आप हमें बताएं। नहीं, स्टैटिस्टिक्स ये है कि जिस उस स्टैटिस्टिक्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना अपने ऑर्डर में, मान कर कहा कि महाराष्ट्र के ये 55 बरादरियां जो मुसलमानों में है, वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इनको रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट में इसलिए नहीं क्योंकि वो कोटा से बढ़ गया। तो जब हाई कोर्ट मान लिया तो आप और हम कौन है? इनको सिर्फ ये करना है कि एक असेंबली में बिल लाए, इनके बाद मेजोरिटी है, पास कर लें, किस्सा खत्म। ये बात ही नहीं करते उस बारे में। भाई, जो इक्वालिटी किससे होनी चाहिए? इक्वालिटी जो कमज़ोर है उससे होनी चाहिए, जो ताकतवर उससे इक्वालिटी कैसे करेंगे आप? कुछ लोग मानते हैं कि नवाब मलिक साहब जो हैं वो नए मुसलमानों के मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो मिनिस्टर हैं, वो अपनी गवर्नमेंट, लेकिन ही इज टेकिंग साइड ऑफ वन पर्टिकुलर केस। नहीं, वो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो अपने गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहे हैं वो। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी एक मैसेज आया, इन ए सिग्निफिकेंट मूव द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्यूरिंग इट्स 2-day जनरल बॉडी मीटिंग इन कानपुर हैज़ अलॉटेड मेंबरशिप टू 30 मुस्लिम वुमेन फॉर वेरियस सोशल फील्ड्स and appointed 3 women as executive committee members. अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ के, और बढ़ के होना चाहिए था। मैं भी उसका मेंबर, एग्जीक्यूटिव उसका, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा स्टेप है, होना चाहिए, क्यों नहीं। और यूपी में आप 100 जगह पे लड़ रहे हैं, यूपी में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा की तरह आपको बोला जा रहा है कि आप बी टीम हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि आप सपा के बी टीम। देखिए, महाराष्ट्र में हमको जो बी टीम बोलते थे, आज वो उद्धव ठाकरे के ए टीम बनी हुई है। उद्धव ठाकरे से जाके शादी कर लिए, हमको गाली देते थे, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। वो बनाने से पहले 48 घंटे का भी एक डिप्टी सीएम बन गया। हाँ, अजित पवार। हाँ, दोनों आप देखते जाओ कैसा कैसा करे लोग। अब फिर हमको बोलते हैं, अरे भाई, आप खुद इतना बड़ा धोखा दिए और फिर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, इलेक्शन लड़ेंगे, और भारत की जमहूरियत पे हमको यकीन है, उसको मजबूत करना है। मैं अपना राइट चाहता हूँ, मैं एक मुस्लिम लीडरशिप पूरे भारत में हम चाहते हैं। भाई, मराठा लीडरशिप है आपके, मतलब अभी ये एक मिनट सुनिए, मराठा लीडरशिप है, ठाकुर लीडरशिप है, हाँ, ब्राह्मण लीडरशिप है, ओबीसी का लीडरशिप है, इस यादव लीडरशिप है, कुर्मी लीडरशिप है, आपके कितने समाजों की लीडरशिप है, किसी को कोई पेट में दर्द नहीं होता। इतनी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है भारत की, अगर वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रही है जिससे हमारा डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो तकलीफ क्यों होती है? प्रकाश आंबेडकर साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर? नहीं, प्रकाश आंबेडकर साहब को मैं अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करता था और करता रहूँगा। मैं बहुत इज्जत करता हूँ। क्या हुआ वो बीच में जो अनबन आपकी बनी और वो जुड़ नहीं रही है?
अब जिस दिन वो किताब लिखेंगे मैं किताब लिखूंगा तो आ जाएगा पूरा बाहर, अभी तो उससे पहले तो ब्रिलियंट पॉलिटिशियन ॲज युजल. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे, आपल्याकडे प्रश्न बरेच होते. माझा सहकारी आफताब शेखसह मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, सोलापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.